हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन हिस्ट्री आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको स्प्लिट करके बहुत सारे पार्ट्स में आपको करवाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मौर्यन के टाइम पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आज उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे अगला। सबसे पहले अगर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, अगर मौर्यन का प्रशासन देखा जाए तो उसको चार हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहले सेंट्रल, जिसको केंद्रीय कहा जाता है, प्रोविजनल, जिसको प्रांतीय कहा जाता है, म्यूनिसिपल एंड आर्मी। आर्मी मतलब सेना, उस टाइम पे भी आर्मी होती थी। सबसे पहले हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो अच्छे से ध्यान से इसको समझना कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय प्रशासन जो था वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशासन था। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, अगर चाणक्य की बात की जाए, देयर आर 7 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स थे जिसको सप्तांगा थ्योरी कहा जाता है। चाणक्य ने एक थ्योरी दी थी जिसको सप्तांगा थ्योरी कहा जाता है। उस थ्योरी में क्या कहा गया है? सप्तांगा थ्योरी में 7 बातें कही गई हैं। सबसे पहले राजा, जो किंग होता है। अमात्य मतलब सेक्रेटरीज, अमात्य जो उनके सेक्रेटरीज होंगे। जनपद मतलब टेरिटरी। दुर्ग मतलब किला। कोशा मतलब ट्रेजरी। डांडा सेना मतलब आर्मी। मित्रानी मतलब एलाइज। देखो, किसी भी राज्य को चलाने के लिए चाणक्य ने कहा था कि अगर अपने राज्य को अच्छे से चलाने के लिए क्या होना चाहिए? ये 7 चीजें होनी चाहिए। जिस राज्य के पास ये 7 चीजें होंगी वो राज्य बहुत ही अच्छे से चलेगा। सबसे पहले कि राजा का होना बहुत ही जरूरी है। एक प्रजा में एक अच्छे राजा का होना बहुत जरूरी है। फिर अमात्य का होना जरूरी है। जनपद मतलब टेरिटरीज का होना जरूरी है। किला, अब उनके पास एक किला भी होना चाहिए राजा के पास। नेक्स्ट है कोषा, ट्रेजरी मतलब पैसा। अगर राजा के पास ट्रेजरी होगी तब भी अपनी प्रजा का कल्याण कर सकता है, अदरवाइज वो अपनी प्रजा का कल्याण अच्छे से नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्मी, उसके पास एक अच्छी आर्मी होनी चाहिए। कल को अगर कुछ भी होता है तो उसके पास एक आर्मी होनी चाहिए जिससे वो अपनी प्रजा का क्या कर सके, अपनी प्रजा को सुरक्षित कर सके, उनकी अच्छे से क्या कह सकते हो आप, उनको अच्छे से प्रोटेक्शन दे सके। क्लियर? नेक्स्ट है मित्रानी, मतलब आसपास के जितने भी इलाके हैं, एक राजा का कर्तव्य यही बनता है कि उनके साथ जो मित्र पक्ष है वो अच्छा हो, क्योंकि जरूरत पड़ने पे वही आपके क्या आएंगे, काम आएंगे। अगर उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो अगर कल को कोई भी देश आप पे हमला करता है तो वो इनफैक्ट वो आपके साथ तो खड़े होंगे। तो मित्र पक्ष जो है वो अपने आसपास एक राजा का क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इतना क्लियर? क्या कहा गया कि चाणक्य ने एक थ्योरी दी थी जिसको सप्तांगा थ्योरी कहा जाता है। इसमें 7 एलिमेंट है, वन बाय वन हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब एक राजा, सबसे पहले अगर हम राजा की बात करें तो देखो, एक राज्य में राजा का होना बहुत जरूरी है। अगर राजा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या प्रजा अच्छे से चलेगी? नहीं चलेगी। तो कहते हैं सोल अमंग ऑल दी 7 एलिमेंट्स। अगर इन 7 एलिमेंट्स की बात की जाए तो राजा एक आत्मा होती है। राजा क्या, एक सोल है। अगर राजा नहीं होगा तो ये सातों चीजें कोई काम की नहीं होंगी। क्लियर? तो राजा को सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। दी मंत्री परिषद, अब मंत्री परिषद क्या है? जो राजा को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? सबसे पहले है युवराज। युवराज का मतलब एक राजा की मृत्यु से पहले ही बता दिया जाता था कि उसके मरने के बाद उसके राज सिंहासन को कौन संभालेगा। नेक्स्ट आने वाला जो राजा है उसको प्रिंस भी कहा जाता था, उसको युवराज भी कहा जाता था। क्लियर? पुरोहित क्या होते हैं? पंडित। सेनापति, वही जो आर्मी को लीड करेंगे। ठीक है? पूरी आर्मी के जो लीडर होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके सेनापति कहलाएंगे। अदर मिनिस्टर्स मतलब जो रह गए, जो जितने भी मंत्री वगैरह वो अदर मिनिस्टर्स में आएंगे। राजा के असिस्टेंस के लिए क्या क्या चाहिए? एक युवराज, जो आने वाला राजा होगा वो क्या कहलाएगा? युवराज कहलाएगा।
पंडित मतलब पुरोहित उनकी हेल्प के लिए होते थे, उनके साथ साथ होते थे वो। सेना मतलब, सेनापति का मतलब क्या है, जो पूरी आर्मी को क्या करेंगे, लीड करेंगे, उसे हम क्या बोलते थे, सेनापति। और अदर मिनिस्टर जो मंत्री वगैरह, जो दरबार में मंत्री वगैरह पाए जाते हैं, उनको अदर मिनिस्टर्स कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रांतीय प्रशासन। देखो मेन तो सेंट्रल था, मेन जो था वो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविजनल भी था, बट जितनी ज्यादा महत्वता सेंट्रल को दी गई थी उतनी ज्यादा महत्वता इसको नहीं थी। पर फिर भी इसे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या था। बहुत सारी जगहों को प्रोविजनल किया गया था। सबसे पहले नॉर्दर्न, उत्तर प्रथा, इसका जो वो कैपिटल थी वो क्या थी, तक्षशिला। सबसे पहले नॉर्दर्न का प्रोविजनल क्या था, उत्तर प्रथा, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। वेस्टर्न को अवंती राष्ट्र, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन। ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्राची, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ईस्टर्न कलिंगा, जिसकी कैपिटल थी तोशाली। सदर्न दक्षिण पथ, जिसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी। इज दैट क्लियर? प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले किंग, फिर मिनिस्टर काउंसिल, फिर महत्तर सेक्रेटरीज, पुरोहित एंड रेवेन्यू कलेक्टर। तो इस हिसाब से इनकी ये सीक्वेंस आपको दिया गया। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया था, सबसे पहले नॉर्दर्न को उत्तर पथ, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। वेस्टर्न को अवंती राष्ट्र, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन। ईस्टर्न एंड सेंट्रल को प्राची, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ईस्टर्न को कलिंगा में, जिसकी आपकी कैपिटल थी तोशाली। एंड सदर्न को किया गया था दक्षिण पात में, जिसकी कैपिटल क्या थी, स्वर्णगिरी। इतना क्लियर है आपको? नेक्स्ट करेंगे आगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मतलब प्रशासनिक इकाइयां। एडमिनिस्ट्रेटर को यूनिट्स में बांटा गया था, अलग अलग यूनिट्स में इसको विभाजित किया गया था। इसको यूनिट्स में बांटने का मेन मकसद यही था कि राजा को प्रजा चलाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से वो अपने प्रजा को क्या कर सके, अच्छे से जितना भी अपना प्रशासन है उसको अच्छे से चला सके। यही कारण था कि एडमिनिस्ट्रेटर को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, यूनिट्स में बांटा गया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चक्रा, प्रोविनेंस, राष्ट्रपाल, आहारविश्या, डिस्ट्रिक्ट को आहारविश्या कहा जाता था, जिसके हेड थे प्रदेशिका। 10 विलेज के ग्रुप को कहा जाता था संग्रहण, जिसको गोपा कहा जाता था, गोप, जिनके हेड थे गोप। एक विलेज होगा उसको ग्राम कहा जाता था, जिनके हेड थे आपके ग्रामिका। अगर ऐसे आपको नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लो एक पंजाब है, पंजाब आपकी पूरी स्टेट है, ठीक है, पूरी स्टेट है, इसको कहा जाता था चक्र। और इनके जो हेड रहेंगे वो कौन रहेंगे, राष्ट्रपाल। कौन थे, राष्ट्रपाल। नेक्स्ट अब पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट क्या होगी भाई, लुधियाना है, अमृतसर है, ये सारे इसके डिस्ट्रिक्ट। एक ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, ठीक है, अमृतसर ले लेते हैं। इसके जो हेड रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्रदेशिका। वो कौन रहेंगे, प्रदेशिका। अब अमृतसर में बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारे विलेज हैं। इसकी हम 10 विलेज की बात करते हैं, इसके हम 10 विलेज की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 10 विलेज ले लें। अब इन 10 विलेज के जो हेड रहेंगे वो कौन होंगे, गोप। अब इनमें से एक विलेज लेते हैं, सिर्फ एक विलेज, और जो एक विलेज के हेड रहेंगे वो तुम्हारे क्या रहेंगे, ग्रामिका। तो इस तरह यूनिट्स को विभाजित किया गया था ताकि हमारा जो प्रशासन है वो अच्छे से चल सके। क्लियर? फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा गया था, एडमिनिस्ट्रेटर को यूनिट्स में बांटा गया था। सबसे पहले प्रोविनेंस, चक्र के नाम से जानते हैं, जिनके हेड थे तुम्हारे राष्ट्रपाल। डिस्ट्रिक्ट, जिसको हार भविष्य कहा जाता है, जिसके तुम्हारे हेड थे प्रदेशिका। और अगर ग्रुप ऑफ 10 विलेज की बात की जाए तो उसको संग्रहाना, जिसके हेड रहेंगे गो। क्लियर? और अगर एक विलेज की बात की जाए उसको ग्राम के नाम से जाना जाता था, और उनके जो हेड होंगे वो रहेंगे आपके ग्रामिका। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट हम करेंगे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नगर प्रशासन।
अब हमने पढ़ना है नगर प्रशासन के बारे में कि नगर प्रशासन क्या था, उसको कैसे विभाजित किया गया था। सबसे पहले नगरक, सिटी सुप्रिटेंडेंट, जो सिटी के सुप्रिटेंडेंट रहेंगे उनको हम बोलते हैं नगरक, ठीक है। जो क्या करेंगे वहां पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे, जो क्या करेंगे, जिनका काम क्या होगा भाई, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का। नेक्स्ट है मैक्सिनियस, आपको मैंने बताया था ये सिलिकस निकेटर के एम्बेसडर थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी। इन्होंने क्या किया था, 6 कमेटीज बनाई थी और हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स थे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल आर्ट्स, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, मतलब फॉरेनर से, फॉरेनर जब वो यहाँ पे कोर्ट में आते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का जन्म हो रहा है, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार। पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, अच्छी चीजों को बना के बेचना। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आर्टिकल सोल्ड, अब टैक्स लेना, उस टाइम पे भी क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, चीजों के ऊपर टैक्स लिया जाता था। कैसे लिया जाता था, मान लो 1/10 हिस्सा, अगर किसी ने 100 रुपए की चीज ली है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 10 रुपए, मतलब 1/10 हिस्सा लगेगा। और अगर किसी ने 1000 की चीज ली है तो उसके ऊपर आपका जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 100। तो कितनी भी चीज हो उसका 10% आपको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर। फिर से देख लो, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नगर प्रशासन। सिटी सुप्रिटेंडेंट को नगरक कहा जाता है, जो सिटी में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जाता है। मैग्नेटिस ने क्या कहा था, एक मेंबर, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 5 मेंबर होंगे, हर एक कमेटी में 5 मेंबर होंगे। उनका काम क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल आर्ट्स, फॉरेनर्स के एंटरटेनमेंट के लिए काम करना, बर्थ एंड डेथ की रजिस्ट्रेशन करना, ट्रेड एंड कॉमर्स, अब चीजों को बना के बेचना, ठीक है, टैक्स को कलेक्ट करना, कोई भी आर्टिकल अगर बेच रहे हो तो उस पर क्या करना, मतलब कि अपने टैक्स को कलेक्ट करना। और टैक्स कितना भरा जाता था, जितनी भी चीज की अमाउंट होती थी उसका 10% आपको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट हम करेंगे आर्मी। उस टाइम पे भी आर्मी थी, ह्यूज आर्मी एज वेल एज नेवी, बहुत बड़ी आर्मी थी, आर्मी भी थी और नेवी भी थी, नेवी आर्मी भी थी। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिस देयर आर 6 कमेटी, फिर उन्होंने क्या कहा, 6 कमेटीज बनाई गई, हर एक कमेटी में 5 मेंबर रखे गए। हर एक कमेटी में कितने मेंबर थे, 5 मेंबर्स। याद रखना कि उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि हर एक कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, 5। पहले आर्मी में क्या होंगे, इन्फेंट्री, मतलब पैदल सेना, पैदल चलने वाली सेना को क्या कहा जाता था, इन्फेंट्री। क्या कहा जाता था, इन्फेंट्री। नेक्स्ट है कावेरी, कावेरी जो होते हैं आपके घोड़े, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एलिफेंट्स, चैरिटीज, मतलब जो रथ वाली सेना होगी, नेवी मतलब नौसेना, पानी में अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए भी सेना थी जिसको क्या कहा जाता है, नेवी सेना। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। तो ये सारी आर्मी में 6 चीजें थी। फिर से देख लो, आर्मी में उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिस ने कहा था कि उन्होंने 6 कमेटीज बनाई थी और हर एक कमेटी में 5 मेंबर थे। सबसे पहले इन्फेंट्री सेना कौन सी होगी, पैदल चलने वाली। कावेरी कौन सी होगी, आपके घोड़े। एलिफेंट्स मतलब हाथी, चैरिट्स मतलब रथ, नेवी मतलब नौसेना, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट करेंगे आगे। ये थी आपकी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने 4 चीजें पढ़ी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब अपने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट ही मैंने ये चीज लिखी हुई है, जिसको कहते हो आप महत्वपूर्ण अधिकारी। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं आपको। सबसे पहले सनी दत्ता। सनी दत्ता क्या होते हैं, चीफ ट्रेजरी, जो खजाना होता है उसकी जो देखभाल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सनी दत्ता। खजाने की जो देखभाल करते हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं, सानिधत्ता। क्लियर। नेक्स्ट है आपके समहर्ता। अब समहर्ता क्या होते हैं, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। जो आपके रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम समहर्ता बोलते हैं। नेक्स्ट है धम्यस्था। धम्यस्था या व्यवहारिका क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ धर्मस्त्या नवल्या सिविल कोर्ट, सिविल केसेस फॉर एग्जांपल मैरिज प्रॉपर्टी। जो सिविल केस मतलब कि सिविल केस को हैंडल करेंगे, जैसे मतलब कि मैरिज वगैरह हो गया, किसी का डिवोर्स करवाना हो गया, या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चीजें हैं वो कौन हैंडल करेगा, जो उनको जो हैंडल करेंगे उसे हम क्या कहते थे, धमस्त्या। नेक्स्ट है प्रदेशिता। प्रदेशिता का मतलब क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ कंटक शोधन न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उनको हम बोलते थे प्रदेशिता। जो क्रिमिनल थे उनके बिहाफ पे जो उनको देखेंगे, जो उनके प्रति कार्य करेंगे वो क्या कहलाते थे, वो प्रदेशिता कहलाते थे। नेक्स्ट है धम्ममहत्रा, क्रिएटेड बाय अशोका टू प्रोपेगेट धम्मा। जो अशोका के द्वारा, मैंने आपको बताया कि जो अशोका के द्वारा धम्म बनाया गया था उसको जो प्रोपेगेट करते थे, उसको जो फैलाने का कार्य करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें धम्ममहत्रा कहा जाता था। नेक्स्ट है तुम्हारा राष्ट्रपाल, द विक्री इंचार्ज ऑफ ए प्रोविनेंस। प्रोविनेंस के जो इंचार्ज थे वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रपाल। क्लियर। आगे प्रदेशिका। प्रदेशिका कौन है, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जो मैजिस्ट्रेट है वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके प्रदेशिका कहलाएंगे। फिर से एक बार देखो, चीफ ट्रेजरी मतलब जो खजाने की देखभाल करेंगे, सनिधत्ता। जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, समहर्ता। जो ये तुम्हारे सिविल केस देखेंगे जैसे मैरिज वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, उन्हें कहेंगे हम धमस्त्या। ठीक है। और जो क्रिमिनल से रिलेटेड कार्य करेंगे, उनके प्रति जो कार्य करेंगे, प्रदेशिता। जो अशोका का धम्म फैलाएंगे, जो अशोका के द्वारा जो उन्होंने धर्म बनाया था, मतलब कि जो उनके धम्म थे, जो उनको प्रोपेगेट करेंगे, वो क्या होंगे, आपके धम्म महामत्रा। और जो प्रोविडेंस के इंचार्ज होंगे वो कौन होंगे, राष्ट्रपाल। और जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रदेशिका। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। राजूकस। अब राजूकस क्या था, लेटर डे पटवारी। जो लेटर डे पटवारी थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड सर्वे एंड असिस्टेंट। देखो अभी भी पटवारी होते हैं। पटवारी का काम क्या होता है, जो जितनी भी लैंड है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो पटवारी ही उसको हैंडल करता है। तो उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते थे, राजकोष। सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रेवेन्यू ऑफिसर थे वो क्या कहलाते थे, युक्ता। कलेक्टिंग ऑफिसर स्थानिका। जो अकाउंटेंट का काम करते थे वो गोप कहलाते थे। अब वो अभी जो हिसाब किताब करते हैं उनको हम अकाउंटेंट बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो हिसाब किताब करते थे, हिसाब जितना भी हिसाब था, अकाउंटेंट्स को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, गोप। क्या कहा जाता था, गोप। ऑफिसर फॉर सिटी। सिटी का जो ऑफिसर होता था वो नगरता कहलाता था, नागरक। ठीक है। सिटी का जो ऑफिसर था, जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको कि जो सिटी में ऑर्डर या लॉ को मेंटेन करके रखता था वो क्या कहलाता था, नगरक। सित्यध्यक्षा एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर संभालता था, जिसका जो एग्रीकल्चर का सुपरवाइज था वो कौन था, सित्यध्यक्षा। पंडेध्यक्षा कौन था, जो एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं आएगा, फिर से एक बार देख लो। पटवारी राजकोष कहलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो युक्ता। कलेक्टिंग ऑफिसर स्थानिका। जो अकाउंटेंट थे उस टाइम पे उसको उन्हें गौप कहा जाता था। जो सिटी के ऑफिसर थे नगरक, जो कि सिटी में मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर रखते थे। और जो एग्रीकल्चर के सुपरवाइज थे वो कौन थे, सित्यध्यक्षा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारे समस्त्यध्यक्षा। समस्त्यध्यक्षा का काम क्या था, मार्केट के सुपरिटेंडेंट। जो मार्केट के सुपरिटेंडेंट होंगे वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, समस्त्यध्यक्षा। आगे है पुत्वध्यक्षा। क्या थे, जो वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर, अगर कोई भी चीज है वो उतनी ही क्वांटिटी में होगी। अगर ये सुपरिटेंडेंट नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से ही चीजों को बना के ऐसे ही बेच देंगे। तो इनके जो सुपरिटेंडेंट होते थे कि कितना वेट होना चाहिए, कितनी उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता था। और जो इनका ध्यान रखता था, जो इनका हेड था, वो कौन कहलाएगा, पोत्यध्यक्षा। नव्यध्यक्षा कौन थे, जो शिप के सुपरिटेंडेंट थे।
और जो टोल कलेक्ट करते थे सुलक्षाध्यक्ष। टोल मतलब अभी भी आपको पता है ना कि जब आप जाते हो सफर करते हो तो रास्ते में वो लगे होते हैं टोल टैक्स, है ना। टोल टैक्स जो मतलब कि आप अपनी कार के या अपने बसेस के अपने टोल वगैरह देते हो, तो उस टाइम के जो टोल्स के कलेक्टर थे वो कौन थे? सुलक्षाध्यक्ष। माइंस क्या होती है भाई? खुदाई करवाना, खुदाई करवाते हो, कोयले की खुदाई होगी, पेट्रोलियम की खुदाई होगी, किसी मेटल की खुदाई होगी, तो जैसे किसी की भी खुदाई करनी है, जो उनके सुप्रीडेंट थे वो क्या कहलाएंगे? अकारध्यक्ष। वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? अकारध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है आयरन के। आयरन के जो सुप्रीडेंट थे वो तुम्हारे क्या थे? लोहाध्यक्ष। क्लियर? मार्केट के सुप्रीडेंट कहलाएंगे स्मृत्यध्यक्ष। वेट एंड मेजर के सुप्रीडेंट कहलाएंगे पुत्यध्यक्ष। शिप्स के सुप्रीडेंट कहलाएंगे नव्यध्यक्ष। टोल टैक्स के जो कलेक्टर थे वो तुम्हारे शुल्कध्यक्ष। माइंस के सुप्रीडेंट जो थे वो तुम्हारे अकारध्यक्ष। आयरन के जो सुप्रीडेंट थे वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? लोहाध्यक्ष। तो ये थी आपके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको करवाया आपको समझ आया होगा। अच्छे से इसको कर लेना एक बार। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्या है या क्या नहीं। क्लियर? उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपको करवाया आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।